पर इस वक्त की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से धमकी भरा ईमेल मिला है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की मुंबई ब्रांच को यह धमकी भरा ईमेल मिला है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी एनआईए और खुफिया एजेंसी मामले की तफ्तीश में जुट गई हैं। ईमेल भेजने वाले आईपी एड्रेस समेत अन्य जानकारियों को खंगालने में अब एजेंसियां जुट गई है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से धमकी भरा ईमेल। शंकर मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, मामला क्या पूरा? निश्चित तौर पर देखिए, एक बड़ी खबर कही जा सकती है। और जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को जो धमकी भरा ईमेल मिला है, यह ईमेल जिस आईपी एड्रेस से भेजा गया है उसको खंगाला जा रहा है। और जिस तरह से उस ईमेल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक धमकी भरा एक मैसेज भेजा गया है, तो ये मैसेज कहां से भेजा गया है, वो मेल कहां से भेजा गया है, उसके मंसूबे क्या रहे हैं, क्या ये किसी की शरारत है या एक जानबूझकर इस तरह से मामले को अंजाम दिया गया है या किसी साजिश के कार्य से जुड़े हुए हैं। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के जो अधिकारी हैं जो इस मामले के तफ्तीश में जुट गए हैं, इसके साथ ही खुफिया एजेंसी आई के अधिकारी को भी इस मामले में विशेष तौर पर अलर्ट किया गया है। हालांकि इस मामले पे जो हमारे सोर्स हैं एनआईए के, उनका कहना है कि अभी तक औपचारिक तौर पर इसे भी नहीं बताया जा सकता है कि किस तरह का मेल है, उस मेल में क्या क्या कंटेंट है, वो उसकी औपचारिक तौर पर नहीं दी जा सकती है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री से जुड़ा मसला है। तो ये निश्चित तौर पे हमारे सूत्र इस मामले पर जिस तरह से बता रहे हैं कि एक मेल आया है और उस मेल में इस बात का जिक्र है कि जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक जान से मारने की धमकी दी गई है। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए और देश के प्रधानमंत्री से जुड़ा मसला है, लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एनआईए के तमाम अधिकारी काफी सतर्कता से इस मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं और खास तौर पर यह अब जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वो मेल कहां से भेजा गया है और भेजने वाले का उसकी मंशा क्या रही है। जी। किस वक्त ये मेल मिला था और अब तक जांच एजेंसियों की तफ्तीश कहां तक पहुंची है? क्योंकि इस तरह के मामले शंकर हमने पहले भी देखे हैं। जब जांच होती है तो पता चलता है किसी ने मजाक में मेल कर दिया, कॉल की जाती है धमकी भरे कॉल, तो पता चलता है किसी मस्खरे की ये करतूत थी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी सामान्य पुलिस को भेजा जाता है या सामान्य तरीके से अगर पीसीआर कॉल किया गया होता तब उसे हल्के में लिया जा सकता है। एनआईए को भेजना, एनआईए का देखिए सामान्य तौर पे मैं आपको बताऊं कि जो एनआईए का मेल आईडी है और वो एक बहुत ही प्रोफेशनल मेल आईडी होता है, उसका मेल आईडी कहां से प्राप्त हुआ और उसके बाद किस तरह से एनआईए को ही भेजना। एनआईए को भेजने का मतलब ये होता है कि देश की प्रमुख जांच एजेंसियों में से एक है, अगर उसे भेजा जा रहा है यानी कोई सोची समझी साजिश के तहत ही बकायदा उस मेल को भेजा जा सकता है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस मामले को एजेंसी काफी गंभीरता से देख रही है क्योंकि पीसीआर कॉल में माना जा सकता है कि कोई हंसी मजाक से या कभी कोई अपने व्यक्तिगत गुस्से की वजह से इस तरह के कॉल्स जो है पीसीआर कॉल कर देते हैं, लेकिन मेल भेजने का मकसद इतना स्पष्ट है कि मेल भेजने का मतलब जो भी मेल भेजा है उसे पता है कि उनके आईपी एड्रेस को खंगाला जाएगा। क्या आईपी एड्रेस वगैरह से कुछ पता चल पाया अब तक? देखिए, इस मामले में जो एनआईए के हमारे सूत्रों से जानकारी मिली थी, उनका कहना था कि इस मामले में अभी औपचारिक तौर पर कुछ भी नहीं बताया जा सकता है क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री और उनकी सुरक्षा से जुड़ा मसला है। अगर कोई इस तरह की हरकत को अंजाम दिया है, अगर इस तरह से मेल भेजा है, तो उसके जब तक उसे पूर्ण तौर पे खंगाला नहीं जाएगा, जब तक उस मामले में पूर्ण तौर पे सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं की जाएगी, तब तक उस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इसीलिए इस मामले को सबसे पहले खंगाला जा रहा है और एनआईए की जो विशेष टीम है इस मामले जो इस तरह के मेल और मेल से संबंधित मामलों को देखती है तो वो विशेष तौर पे खंगाल रही है। और जो मेल आया है वो मुंबई स्थित दफ्तर में आया है। यहाँ तक कि इस मामले पे जैसे ही मुंबई ऑफिस को मिला उसके बाद इस मामले की जानकारी दिल्ली स्थित एनआईए मुख्यालय को दी गई और उसके बाद तमाम अधिकारियों के बीच में इस मामले पर चर्चा करने के बाद ही इस मामले पर आगे तफ्तीश के लिए जो टीम का गठन कर दिया गया है। अब थोड़ी देर के बाद इस मामले में हो सकता है कि एनआईए के द्वारा औपचारिक तौर पर इस मामले की जानकारी दी जाएगी कि मेल कब भेजा गया, क्यों भेजा गया है, अंदर खाने से कोई खबर मिली, क्या इस मेल में लिखा है, क्या किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? देखिए, शब्दों के बारे में जब पूछा गया तो हमारे सूत्र का कहना है कि अभी जो उस मेल के माध्यम से सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी गई है, लेकिन उसमें किस लहजे का प्रयोग किया गया है और उसके साथ साथ क्या उस मेल में
कुछ और भी व्यक्तिगत कोई बात लिखी गई है या नहीं लिखी गई है, अभी तक उस मेल को सार्वजनिक नहीं किया गया है, ना ही उसके कंटेंट के बारे में कोई जानकारी दी गई है। लेकिन सूत्रों का ये कहना था कि हाँ, एक मेल जरूर मिला है, लेकिन वो दिल्ली मुख्यालय को नहीं मिला, बल्कि वो मुंबई स्थित जो एनआईए का दफ्तर है वहां पे मेल मिला है। और वहां का मेल आईडी किस तरह से बाकायदा उस प्राप्त करके उसके बाद उस मेल पे शंकर, आप बने रहिएगा मेरे साथ। मैं फिर से आपके पास लौट रहा हूँ। दिल्ली से विनीत भी हमारे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी। विनीत, क्या जानकारी मिल पाई है? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि न्यूज़ 18 लगातार अपने दर्शकों को बता रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी को धमकी भरे खत जो है वो मिला हुआ है और मुंबई में यह मिला है। तो पीएम की जो सुरक्षा पे के जो लोग हैं वो इस पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं। हालांकि अभी तक इस पर औपचारिक तौर पर किसी ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन जो हमारे वो सूत्रों से बात हो रही है उनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह की अगर चिट्ठी मिलती है तो वो उसे काफी गंभीरता से लेते हैं और पूरी जो जांच है उसे वो करवाएंगे। क्योंकि लगातार में जो हम देखते हैं कि जिस तरह से पीएम सुरक्षा में की जो पूरी व्यवस्था रहती है, उनका साफ तौर पर मानना है कि पीएम को पूरी सुरक्षा जो है वो दी जानी चाहिए। और उस सुरक्षा में अगर कोई भी घुसने की कोशिश करता है तो उसे वो नहीं घुसने दिया जाएगा, बल्कि पूरी में जो मामले की जांच जो है वो की जाएगी कि आखिरकार कौन व्यक्ति जो है या किस तरह के जो संगठन है वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। तो साफ तौर पर जो उनकी कोशिश है कि वो पूरे तह तक पहुंचा जाएगा और पूरी मामले की जांच जो है वो की जाएगी। जी, खबर ये भी आ रही है विनीत कि इस मेल में लिखा है कि प्रधानमंत्री को 20 किलो RDX से मारने की योजना है। जी, निश्चित तौर पर हालांकि जो दावा किया जा रहा है, दावे की कितनी सच्चाई है इसकी भी जो है वो पूरी जांच जो पीएम की जो सुरक्षा एजेंसी है वो पूरी तरह से जांच करेगी। हाँ, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के कोई भी व्यक्ति या कोई भी इस तरह का कोई खत जो है वो सामने आता है, ईमेल सामने आता है या चिट्ठी सामने आती है, तो उसे काफी गंभीरता से दिया जाता है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा से जुड़े जो विभिन्न एजेंसियां हैं, चाहे हम एसपीजी के बारे में बात करें या फिर विभिन्न एजेंसियों के बारे में बात करें, वो इसे पूरी तह में तक जाती है और पूरी जांच में करती है। अब यह देखना में यह होगा कि जो दावे किए गए हैं 20 किलो RDX के दावे किए गए हों या फिर अन्य में जो दावे किए गए हैं उसमें कितनी सच्चाई है या देखने का विषय होगा। लेकिन जो यहाँ पर कोशिश में की जा रही है कि अगर कोई भी एक बात जो हमारी अभी सुरक्षा से जुड़े हुए लोगों से बात हुई, प्रारंभिक जो बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई भी पीएम को लेकर के कोई भी अगर चिट्ठी आती है, धमकी भरी चिट्ठी आती है, तो इसे पूरी गंभीरता से लिया जाता है और इसकी जो जांच है वो पूरी तरह से की जा रही है। और यह जानने की कोशिश में की जाएगी कि आखिरकार कौन व्यक्ति और किस तरह का व्यक्ति जो है वो इस तरह की क्या ये पता चल पाया शंकर, क्या ये पता चल पाया ठीक है, इस मेल का क्या इसमें कंटेंट क्या है ये साफ नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन क्या ये पता चल पाया नहीं कि मुंबई ब्रांच को मेल भेजा गया है, मुंबई से ही भेजा गया है या बाहर से मेल आया है? जी शंकर, देखिए, आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे कि अगर हम राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान का भी बात इसलिए हम करना चाहेंगे कि पिछले कुछ दिनों के दिन जिस तरह से कुछ आतंकियों को पकड़ा गया था राजस्थान के अंदर में और उसका कनेक्शन मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ था, और जिस तरह से एक भारी मात्रा में जो विस्फोटक बरामद किया गया था, उन लोगों से भी इस मामले में पूछताछ चल रही है, जिसमें कि केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी की टीम लगातार उन लोगों से पूछताछ कर रही है कि क्या उसके मंसूबे दिल्ली तक भी जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हैं। तो वो एक अलग मसला है और उस मसले को भी दिल्ली से जरूर जोड़ करके देखा जा रहा है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद लगातार जिस तरह से लगातार विश्व स्तर पर उनका कद बढ़ता जा रहा है, तो कहीं न कहीं निश्चित तौर पे कई आतंकी संगठनों के रडार पे वो पहले से ही हैं। और अगर राजस्थान से जुड़े नेटवर्क की अगर बात करें तो जिस तरह से सूफी सफा नाम के संगठन का जिस तरह से नाम सामने आया था, उसका नाम जो है आतंकी संगठन IS के साथ जुड़ा हुआ था, और जिस तरह से एक तरह से कह सकते हैं ISI जो लगातार भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने जुटा हुआ है, तो कहीं न कहीं उसका जो सबसे पहला जो टारगेट है राजधानी दिल्ली, और राजधानी दिल्ली के साथ साथ दिल्ली के में रहने वाले कई ऐसे बड़े नेता जो हैं वो हमेशा उन आतंकी संगठन के रडार पर रहे हैं।
तो कहीं न कहीं अगर जब इस मामले की जब तफ्तीश की जाएगी तो उसके बाद तफ्तीश में कई चीजें सामने आ सकती हैं। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण जो मसला है कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरह से एक ईमेल भेजा गया और उस मेल में जिस तरह से खुलेआम धमकी दी जा रही है और वो भी एनआईए के अधिकारियों को धमकी दी जा रही है और एनआईए को औपचारिक तौर पर मेल भेज करके मामले की जानकारी दी जा रही है, तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एनआईए इस मामले को काफी गंभीरता से देख रही है। और हमारे जो एनआईए मुख्यालय में कार्यरत जो अधिकारी हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई। उनका कहना था कि इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए तफ्तीश की जा रही है और इस मामले में थोड़ी देर के बाद ठीक है शंकर, मैं रोक रहा हूँ आपको। जयपुर से बड़ी अपडेट आ रही है। मध्य प्रदेश राजस्थान टेरर मॉड्यूल मामला, एटीएस ने 5 संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया है और अब इस मामले से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इसने टोंक और चित्तौड़गढ़ में 3 और रतलाम में 2 लोगों को कल पकड़ा था। आतंक से जुड़े इस पूरे मामले में अब तक 8 गिरफ्तारी हो चुकी है। बुधवार देर रात को निम्बाहेड़ा में विस्फोटकों के साथ ये कट्टरपंथी पकड़े गए थे। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। विष्णु मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, कुछ और गिरफ्तारियां? विष्णु, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? हाँ, मैं सुन रहा हूं। 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। विष्णु, देखिए, इमीडिएटली राजस्थान में जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग हम अभी कर रहे हैं कि 5 और संदिग्ध जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। एटीएस जो है कुछ देर बाद जो इन आरोपियों के नाम जो है उनका खुलासा करेगी, उनके बारे में जानकारी सामने आ सकेगी। हम आपको बता दें कि कल जब 3 जो आतंकवादी जो कट्टरपंथी थे उनको गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद टोंक, चित्तौड़ और रतलाम से 5 और संदिग्धों को पकड़ा गया था। ये कार्रवाई रतलाम जो मध्य प्रदेश एटीएस और राजस्थान एटीएस की सूचना के ऊपर की गई थी, जिनमें टोंक और चित्तौड़गढ़ से 3 संदिग्धों को पकड़ा था। उसके अलावा फिर बता दें कि रतलाम से 2 लोग पकड़ में आए थे। आज जो है उनकी पूछताछ के बाद में उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और कुछ ही देर बाद करीब ये जो उनके नाम जो है सार्वजनिक होंगे, सामने आएंगे नाम, और उनसे क्या क्या खुलासे हैं ये भी हम बाद में बता पाएंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी जो खबर है इस पूरे मामले में ये कि 5 संदिग्ध जो है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब कुल जो है 8 आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें 3 जो है अल्तमस, सैफुल्लाह और जुबैर है। उसके अलावा टोंक, चित्तौड़गढ़ और रतलाम से पकड़े गए 5 अन्य संदिग्ध भी शामिल हैं। जी, टोंक, चित्तौड़गढ़, रतलाम से इन आतंकवादियों को, संदिग्धों को पकड़ा जाता है और इसी दरमियान एनआईए को एक मेल मिलता है, एनआईए की मुंबई ब्रांच को। क्या इसे कनेक्ट किया जा सकता है विष्णु? देखिए, हो सकता है ये भी जो जुड़ा हो, लेकिन अब तक की जो ये जो खुलासे ये शाम तक हो पाएंगे। फिलहाल एनआईए को क्या तथ्य वहां दिल्ली में मिले हैं ये बहुत ज्यादा साफ कर पाएंगे, लेकिन दोनों का कनेक्शन जो है वो भी जोड़कर देखा जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जिन 3 आतंकियों से जो यहाँ पर पूछताछ की जा रही है, जिनमें अल्तमस, सैफुल्लाह और जुबैर हैं, हो सकता है कि एटीएस जो है उनसे उस जगह की तफ्तीश भी करवाई जाए जहां पर ये बात सामने आई थी कि वो जयपुर से करीब 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक पुलिया के नीचे इन विस्फोटों को छुपाकर दबाने वाले थे। हो सकता है एटीएस की टीम उनको वहां ले जाकर के भी उस जगह की तस्दीक करे कि वे ऐसी कौन सी जगह थी जहां पर ये विस्फोटक जो है छुपाए जाने थे। उसके बाद इस जो दूसरी टीम थी इनकी, उसको लोकेशन सेंड करके वो जो विस्फोटक थे वहां से निकाले जाने थे। तो मैं आपको बता दूं कि पहली टीम का काम था रतलाम से विस्फोटक को लाकर जयपुर में लाना, वहीं पर एक पुलिया के नीचे उनको दबाना। उसकी जो लोकेशन है वो रतलाम में मौजूद जो आमीन है उसके लोकेशन भेज दी थी, और उसके बाद जो आमीन था उसको टीम बी को ये लोकेशन भेजा जाना था जहां से वो लोग इन विस्फोटकों को जो है अपने कब्जे में ले लेते। इस तरह से 2 टीमें इस पूरे मामले में काम कर रही थी, अभी तक की जो सूत्रों से मिली जानकारी है। जी, लेकिन लोकेशन भेजने से पहले ये लोग धरे गए। विष्णु, मुझे बताइए, क्या ये साफ हो पाया अब तक कि जो इनके पास आतंक का सामान मिला था वो आरडीएक्स था या कुछ और, कोई और पाउडर था, क्या था वो? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। अब तक जो कि एटीएस की जो अधिकारी है वो वहां मौके पर पहुंची, जो अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि जो इनके पास है बरामद जो विस्फोटक था वो विस्फोटक कौन सा था। इसी के लिए अब जो है जो एफएसएल की मदद ली जाएगी, उसको लैब में भेजा जाएगा, जांच की जाएगी। फिलहाल अभी तक ये सामने नहीं आ पाया है कि आरडीएक्स थी या कुछ और। अभी तक की जानकारी के मुताबिक यही है कि आरडीएक्स के अलावा ये कुछ और विस्फोटक था जो काफी घातक हो सकता था, टाइमर थे, कनेक्टर थे। उन सबकी जो जांच है वो अब जो है जो साइंटिफिक जो लैब है वे करेंगी। जी,
ठीक है, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी। राजस्थान में ब्लास्ट की साजिश का रतलाम कनेक्शन भी है। रतलाम में आरोपियों के घर पर बुलडोजर चल रहा है। मोहन नगर में आरोपी इमरान का घर तोड़ने टीम पहुंच गई। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां मौजूद है। रतलाम में संदिग्धों की धरपकड़ तेज हो गई है। 20 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एटीएस और रतलाम पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया है। एटीएस के निशाने पर अल-सुफा से जुड़े लोग भी हैं। बड़ी खबर। अब ये तस्वीरें भी देखिए, आरोपी इमरान का घर तोड़ने टीम पहुंच गई है। बुलडोजर अब मध्य प्रदेश में भी चल रहा है। ब्लास्ट की साजिश का रतलाम कनेक्शन, बुलडोजर चलाया जा रहा है इनके घर पर, आरोपियों के घर पर। आरोपी मोहन नगर में है इस आरोपी इमरान का घर, जिसका घर तोड़ने के लिए टीम पहुंच गई है। बुलडोजर पहुंच गया, इसका घर तोड़ा जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, आतंक पर बुलडोजर। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां मौजूद है। संदिग्धों की धरपकड़ भी तेज हो गई है। एक के बाद एक तार जोड़कर संदिग्धों तक पहुंचा जा रहा है। इन आतंकवादियों के नेटवर्क का पता किया जा रहा है। 20 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लेकर अब तक पूछताछ हो चुकी है। सीधा लिए चलते हैं जोधपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर दौरे पर हैं। एमडीएम में विकास कार्यों का निरीक्षण मुख्यमंत्री कर रहे हैं। दिव्यांगजन शिविर के समापन समारोह में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। गरीब परिवारों को भी सिलाई मशीन दी जाएगी। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें जोधपुर से। जोधपुर दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रीजनल कैंसर सेंटर का यहां पर पहुंचकर अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने जोधपुर दौरे पर हैं और जब भी जोधपुर पहुंचते हैं मुख्यमंत्री कैंसर सेंटर का निरीक्षण किया और बातचीत की डॉक्टर से, यहाँ मौजूद तमाम कर्मचारियों से। कोई भी कमी खामी हो तो उसको दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए। और एमडीएम में विकास कार्यों का निरीक्षण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिव्यांगजन शिविर के समापन समारोह में शिरकत और गरीब परिवारों को सिलाई मशीन देने का कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत करेंगे। और जोधपुर जब भी पहुंचते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, यहाँ के गृह क्षेत्र है तो यहाँ के लोगों को और ज़्यादा उम्मीदें होती हैं कि खुद सरकार चलकर आई है, मुख्यमंत्री पहुँचे हैं और मुख्यमंत्री का घर है, तो उम्मीदें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हालांकि पूरे प्रदेश को मुख्यमंत्री, पूरे सूबे को एक साथ लेकर चलते हैं, लेकिन जोधपुर के लोगों की उम्मीदें आज पंख लगाकर उड़ रही होंगी क्योंकि मुख्यमंत्री पहुँचे हैं। और मुख्यमंत्री ने इस दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विकास कार्य के अवलोकन कर रहे हैं एमडीएम में। और ओपीडी में आए पेशेंट और परिजनों से भी मुख्यमंत्री मिले। ये तस्वीरें उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब एमडीएम पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ओपीडी में जो मरीज थे, उनके परिजन थे, उनसे भी मुलाकात मुख्यमंत्री ने की। और वहाँ मौजूद लोग भी जैसे ही मुख्यमंत्री को उन्होंने देखा, ये पहली तस्वीर, सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वहाँ मौजूद लोग भी काफ़ी मुख्यमंत्री से उनका विभूत से दिखे। मुख्यमंत्री का हाथ हिलाकर स्वागत किया उन्होंने। मुख्यमंत्री के नाम के नारे लगाए, जिंदाबाद के नारेबाजी हुई वहाँ पर। दिव्यांगजन शिविर के समापन समारोह में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे और गरीब परिवारों को सिलाई मशीन भी वितरित करेंगे। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर, सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर जब वो एमडीएम पहुंचे थे और यहाँ निरीक्षण मुख्यमंत्री ने किया। जोधपुर दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, रीजनल कैंसर सेंटर का निरीक्षण मुख्यमंत्री ने किया और एक एक चीज का बारीकी से अवलोकन मुख्यमंत्री ने किया। और अब बात दौसा डॉक्टर सुसाइड मामले की। कल प्रदेश भर में डॉक्टर्स का आंदोलन है। दौसा में चिकित्सक सेवाएं भी पूरी तरह से बंद रहेंगी। इस दौरान सरकारी अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी सेवा चालू रहेगी। पूरी तरह से निजी अस्पताल बंद रहेंगे। कल निजी अस्पताल बंद रहेंगे, सरकारी सेवाएं बंद रहेंगी।
सरकारी अस्पतालों में भी कार्य प्रभावित होगा। कल चिकित्सा सेवाएं पूरी तरह से बंद। दौसा में डॉक्टर सुसाइड मामले के बाद चिकित्सकों का आक्रोश। सरकारी अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी सेवा चालू रहेगी। डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड केस में आज भी दौसा जिले के सभी निजी अस्पताल पूरी तरह बंद हैं। निजी अस्पताल बंद होने के चलते मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी अस्पतालों में भी कार्य का बहिष्कार है। ऐसे में जिला अस्पताल को छोड़कर अन्य अस्पतालों में केवल इमरजेंसी में ही मरीजों को देखा जा रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन की मांग है कि अर्चना सुसाइड केस का मुख्य आरोपी बल्या जोशी को गिरफ्तार किया जाए और डीएसपी शंकरलाल मीणा को सस्पेंड किया जाए और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए विशेष कानून बनाया जाए। दिन से मतलब नहीं है, हम भी परेशान हैं कि हमारे मरीज परेशान हो रहे हैं, हमारी जनता परेशान हो रही है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रशासन। हमारी मांगे सिंपल सी हैं, 2-3 इनको फुलफिल कर दें, हम हमारे घर जाएं। क्या मांगे मुख्यमंत्री? नंबर 1 तो सीओ को सस्पेंड किया जाए। नंबर दूसरी मांग हमारी एफआईआर जो हमने उसके भाई की तरफ से लॉन्च की है उसको एक्सेप्ट किया जाए, बल्ला जोशी को गिरफ्तार किया जाए। 3 मांगे बस। दौसा में महिला डॉक्टर के आत्महत्या मामले में डॉक्टर्स का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी प्रदेश भर में डॉक्टर्स ने 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया, जिसके चलते मरीजों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल की ओपीडी में मरीजों को परामर्श के लिए काफी इंतजार करना पड़ा। दौसा में महिला डॉक्टर की आत्महत्या मामले में डॉक्टर्स का आक्रोश लगातार बरकरार है और आज भी एसएमएस अस्पताल में डॉक्टर्स 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। और इस वक्त हम धन्वंतरी ओपीडी में और यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीरें हैं। 2 घंटे का कार्य बहिष्कार है, इस लिहाज से डॉक्टर्स जो है वो अपने चैम्बर्स में नहीं है और इसके चलते मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस प्रकार की कार्रवाई सरकार द्वारा की गई है उससे जो है वो डॉक्टर्स एक तरह से अभी तक नाखुश हैं और इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग जो है वो लगातार कर रहे हैं। और इसके चलते पिछले 3 दिनों से लगातार डॉक्टर्स का जो कार्य बहिष्कार है वो जारी है और इसके कारण से मरीजों को जो दिक्कतें हैं उन्हें इंतजार जो है वो डॉक्टर्स का यहाँ पर करना पड़ रहा है। कुछ लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। कितनी देर से खड़े हैं आप यहाँ पे? सर मैं तो अभी आया हूँ, 10 मिनट हुई है मुझे। अच्छा, डॉक्टर साहब है नहीं है? पता नहीं सर, लाइन में लग रहे हैं, देखा नहीं। आप बताएं डॉक्टर साहब है या नहीं है? पता नहीं, हम तो अभी आए हैं, हमको तो क्या पता, पर्ची लेके आए ये लोग। पर्ची लेके आए कुछ। देखिए आपको तस्वीर यहाँ दिखाना चाहेंगे और ये चैम्बर्स भी दिखाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अनुराग धाकड़ जो जेएमए के अध्यक्ष भी हैं, इस लिहाज से वो खुद इस आंदोलन के एक तरह से अगुवा के रूप में है और वो भी यहाँ पर नहीं है। तो उनकी नाराजगी जो है वो साफ तौर पर सरकार के खिलाफ है कि जो कार्रवाई। दौसा में महिला डॉक्टर के आत्महत्या मामले में विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज सेवारत चिकित्सक संघ ने पूरे दिन कार्य बहिष्कार की घोषणा की। ऐसे में जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में कार्य बहिष्कार है। हालांकि दौसा कलेक्टर कमर चौधरी की समझाइश के बाद दौसा जिला अस्पताल में केवल 2 घंटे का कार्य बहिष्कार रखा गया था। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक रहे कार्य बहिष्कार के दौरान मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड केस का विरोध जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज लगातार यहां पर दौसा जिला अस्पताल में जो डॉक्टर हैं उनका कार्य बहिष्कार है। हम दौसा जिला अस्पताल के ओपीडी में खड़े हैं। यहां पर जितने भी रूम हैं वो पूरी तरह खाली पड़े हैं और यहां पर डॉक्टर नहीं है। ऐसे में जो मरीज हैं उनको काफ़ी भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। कल भी पूरे दिन की स्ट्राइक रही थी और आज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार है। ऐसे में मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये मरीज यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं डॉक्टरों का कि कब डॉक्टर आएगा, कब उनको देखेगा, क्योंकि कल भी इनको काफ़ी असुविधा हुई, आज भी असुविधा हो रही है। हालांकि आज केवल 2 घंटे का कार्य बहिष्कार। हमारे साथ कुछ मरीज हैं। कितनी देर हो गई आपको बैठे हुए, किसका इंतजार कर रहे हो? मेरे को सर यहाँ पर बैठे हुए करीब 1 घंटा हो चुका है और अभी तक डॉक्टर साहब नहीं आए और मुझे मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है, इसलिए वेट करना पड़ रहा है। इससे भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या पता चल रहा है भाई, क्यों नहीं आ रहे डॉक्टर? डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि आज से 3 दिन पहले जो डॉक्टर कोई अर्चना शर्मा है उसके बारे में, सुसाइड के बारे में कोई हड़ताल वगैरह का प्रॉब्लम है। एक और मरीज, कितनी देर से इंतजार कर रहे हो, क्या परेशानी हो रही है आपको? 1 घंटे से। हम मेरे ससुर को दिखाना है, उनकी तबीयत खराब है इसलिए।
बिल्कुल, हड़ताल से हर कोई परेशान है। कल दिन भर मरीज परेशान रहे, आज भी 2 घंटे का कार्य बहिष्कार है। ऐसे में आज भी मरीज परेशान हो रहे हैं। लेकिन अर्चना शर्मा जो सुसाइड केस है उसका विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है और जो निजी हॉस्पिटल पूरी तरह बंद है, ऐसे में सरकारी अस्पतालों में मरीजों का दबाव भी है। फिर भी सरकार और जो डॉक्टर्स हैं उनके बीच किसी सहमति नहीं बन पा रही है और यह हड़ताल लगातार जारी है, जिससे दौसा जिले में जो चिकित्सा व्यवस्था है वो पूरी तरह बेपटरी नजर आ रही है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।